अस्सलामुअलैकुम मेरी बूतनियों चुड़ैलों जिन्नों। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। आज हमने कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है। कुछ हम लास्ट पे जो है वो एमसीक्यूज़ भी करेंगे, ठीक है। कुछ मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगी जिसमें से जो है वो 70 to 80% वेटेज है एएफएनएस में एमसीक्यूज़ आने की, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स, ठीक है। मेजरमेंट्स में आपने जो है वो एसआई यूनिट्स पे फोकस करना है, ठीक है। एसआई यूनिट्स पे आपने जो है वो फोकस करना है। एसआई यूनिट्स आपके पास बेस यूनिट्स, आपने बेस यूनिट्स पे फोकस करना है। बेस यूनिट्स का टेबल आपके पास फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ड्राइव्ड यूनिट का आपके पास टेबल जो है वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। देन आपके पास जो है प्रीफिक्सेस का टेबल आपके पास जो है वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। देन आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, उसका आपको रूल्स आने चाहिए, ठीक है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो है टॉपिक, उसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको उसका लिस्ट काउंट पता होना चाहिए, सही है। देन आपके पास आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमारे पास जो है वो ओहम्स लॉ इम्पॉर्टेंट है। ओहम्स लॉ की जो है V इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब इस पे जो है वो न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज V इज़ इक्वल टू आई आर। देन आपके पास जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, आपको इनमें जो है वो यूनिट्स पता होने चाहिए, ठीक है। इनकी डिपेंडेंस पता होनी चाहिए, किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। इसी तरह से कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। देन आपके पास जो है एसी सर्किट्स में आपको जो इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उनकी लीडिंग और जो है लैग फेज, ठीक है, उनका पता होना चाहिए। लीड क्या चीज़ कर रही है, लैग क्या कर रही है। देन आपके पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में आपने क्या करना है, फैराडे लॉ आपने करना है, फैराडे लॉ, ठीक है। उसके बाद आपने लेंज़िस लॉ करना है। देन उसके बाद आपने सोलिनाइड करना है, ठीक है, सोलिनाइड करना है। देन आपने जो है वो ट्रांसफार्मर को फिंगर टिप्स पे करना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या कम है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास जो है ट्रांसफार्मर के बाद उसके बाद आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसमें ये किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, ठीक है। देन आपके पास एक जो टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज की आपकी बैलेंसिंग कंडीशन पता होनी चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस कंडीशन में जाता है, ठीक है। इसके जो है वो लास्ट आपको जो है वो फुल आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जस्ट एमसीक्यूज़ आते हैं और एमसीक्यूज़ में आपने जो है वो स्मार्टली लेकर चलना है, ठीक है। देन आपके पास जो है वेव्स और ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव्स एंड ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में आपने जो है वेव नेचर ऑफ लाइट करनी है, ठीक है। देन आपने वेव्स की टाइप्स करनी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इन सब की आपने जो है वो एग्जांपल्स वगैरह करनी है। साउंड वेव किसकी एग्जांपल है, लाइट वेव किसकी एग्जांपल है, ट्रांसवर्स वेव जो है वो पोलराइज्ड है, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो पोलराइज्ड नहीं हो सकती, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो देख लेनी है। देन आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंसेज में आपने कन्वेक्स, कनकेव लेंस, इनकी डिजीज़ भी करनी है। मायोपिया किस लेंस की वजह से होता है, ठीक है। देन आपके पास आती है वेव प्रॉपर्टीज़ में आपने वेवलेंथ देखनी है, फ्रीक्वेंसी देखनी है, एम्पलीट्यूड देखनी है। इन सबको देखने के ये क्या क्या होती है, ठीक है। देन आपके पास जो है साउंड वेव्स का आपने टेबल करना है। एट रूम टेम्परेचर साउंड एनर्जी की स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपको जो है वो माइंड में पता होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर से आता है वी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा का ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ भी आता है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। देन आपके पास आता है मॉडर्न एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब मॉडर्न एंड फिज़िक्स में आपको जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोहर्स मॉडल, ठीक है। अब केमिस्ट्री में बोहर मॉडल वगैरह कर लेंगे तो आपको यहाँ पे भी जो है वो हो जाएगा, बोहर मॉडल, क्वांटम नंबर्स वगैरह सारे, ठीक है।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये सारे अगर आप केमिस्ट्री में कर लेंगे तो आपके जो एज इट इज़ जो है फिज़िक्स में ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे, ठीक है। देन आपको एक्सरेज का पता होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, मैस एनर्जी इक्विवेलेंस, E इज़ इक्वल टू MC का स्क्वायर। इस पे भी जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs आता है, ठीक है। आपको मैथ्स गिवन होगा, ठीक है। C की वैल्यू आपको पहले से ही पता होगी। देन आपके पास E है, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि E फाइंड करो, जी, ठीक है। देन आपके पास जो है आपको अल्फ़ा बीटा गैमा रेस की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी हाईली पेनिट्रेटिंग है, हाईली पेनिट्रेटिंग में हमारे पास कौन सी आती है, गैमा रेस, ठीक है। कौन सी हाईली आयोनाइजिंग रखी है प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने इन सारी चीज़ों को अल्फ़ा गैमा बीटा जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिंगर टिप्स पे रखनी है। देन आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने देख लिया। देन उसके बाद जो है वो गेट्स आता है, ठीक है। आपको एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ठीक है। इन सारी चीज़ों का जो है थोड़ा ओवरव्यू ले लिएगा, ये भी आता होता है MCQs, ठीक है। देन आपके पास आता है चैप्टर मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स में आपको न्यूटन्स लॉ का पता होना चाहिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, कौन से किस लॉ को कहते हैं। उसके बाद आपको F इज़ इक्वल टू एम ए, F इज़ इक्वल टू एम ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये भी आता है, ठीक है। आपको मैथ्स आपको मैथ्स और एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी गई होगी, और आपको फोर्स का पता होना चाहिए, फोर्स जो है वो बोला जाएगा कि फोर्स कितनी होगी, या फिर आपको मैथ्स और फोर्स की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। स्टेटमेंट में आपको बोला जाएगा एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो आप जो है वो ये फार्मूला यूज़ करके जो है वो कर सकते हो। देन आपके पास जो है वर्क पावर एनर्जी, पावर का ऐसा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास आता है, पावर 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। देन उसके बाद जो है मोमेंटम, मोमेंटम इम्पल्स, इनके जो है वो आपने यूनिट्स वगैरह जो भी मैं टॉपिक बता रही हूँ, अगर उनका यूनिट्स आता है, ठीक है, उस टॉपिक में यूनिट्स इंक्लूड हैं तो यूनिट भी आपने करने हैं। अगर उनके फार्मूलाज वगैरह भी इंक्लूड हैं तो आपने फार्मूलाज भी करने हैं, ठीक है। देन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में इसकी ट्रेजेक्ट्री याद रखनी है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, पैराबोला होती है, ठीक है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किस एंगल पे मैक्सिमम होता है, हाइट किस पे होती है, हाइट सेम किस पे होती है, रेंज सेम किस पे होता है, ठीक है, किस एंगल पे होता है। देन उसके बाद आपको जो है वो फुल प्रोजेक्टाइल मोशन में भी फुल जो है वो डेरिवेशन, फुल फुल जो है वो डेरिवेशन नहीं करनी, ठीक है। आपने जस्ट वो लास्ट स्टेप जो है ना, लास्ट इक्वेशंस वगैरह, लास्ट स्टेप्स वो जस्ट आपने जो है वो माइंड में रखने हैं, ठीक है। हाइट का, टाइम का और रेंज का। देन उसके बाद जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। मेन पोजीशन पे क्या चीज़ मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे क्या चीज़ मैक्सिमम होती है, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम पीरियड पे क्या अफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद पेंडुलम, पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंस वगैरह आप लोगों को जो है वो माइंड में रखिएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को एक दफ़ा जो है वो ओवरव्यू ले लिएगा। देन आपके पास आता है थर्मोडाइनामिक्स। अब थर्मोडाइनामिक्स चैप्टर में आपने क्या करना है, थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टीज़ करनी है, ठीक है। थर्मोडाइनामिक्स प्रॉपर्टीज़, थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टी में आपके पास क्या आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इन सब की आपको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए कि किस में जो है वो टेम्परेचर ज़ीरो होता है, किस पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, किस पे हीट ज़ीरो होती है, किस में जो है वो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो देख लेनी है। आपके पास बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ आपके पास इसमें क्या क्या चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। प्रेशर सेम होता है या टेम्परेचर सेम होता है, जो भी सेम होता है आपने जो है वो इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेना। देन आपके पास बर्नूलीज लॉ आता है, फ्लक्स जो है वो आपने करना है। उसके बाद हीट ट्रांसफ़र में आपने रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, आपको इसका जो है वो ओवरव्यू ले लीजिएगा बुक से, ठीक है।
देन चलते हैं, ये तो था आज का ओवरव्यू कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कैसे लेके चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो है वो थोड़े से एमसीक्यूज़ करते हैं, ठीक है। साथ साथ फिर आपको जो है वो पता चलता जाएगा कि कैसे कैसे एमसीक्यूज़ आते हैं। अब चैप्टर 1 है फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़। अब लेंथ का एसआई यूनिट पूछा गया, ठीक है। अब ऑप्शन ए में क्या है, मीटर, ठीक है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है और मिलीमीटर है। अब ये सारे जो हैं वो यूनिट्स हैं लेंथ के, ठीक है, ये सारे ही लेंथ के यूनिट्स हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखें आपके पास क्या गिव है, क्या बोला गया, क्या पूछा गया, एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट अगर आपने ऐसे यूनिट्स पढ़े हैं, ठीक है, ये लेंथ हमारे पास क्या है, बेस यूनिट है, ठीक है। अब अगर आपने ऐसे यूनिट पढ़े हैं तो आपने आंख बंद करके मीटर पे लगा देना, ठीक है। मीटर जो है वो एसआई बेस यूनिट ऑफ लेंथ है। नेक्स्ट हमारे पास है एसआई यूनिट ऑफ मैस। अब एसआई यूनिट ऑफ मैस हमारे पास क्या है, देखें यहाँ पे भी सेम एसआई यूनिट पूछा गया है, मैस के सारे यूनिट्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में एसआई यूनिट पूछा गया, ठीक है। एसआई यूनिट में हमारे पास क्या है, किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज। अब यहाँ पे भी सेम, टाइम का यूनिट क्या होता है, एसआई सेकंड होता है, ठीक है। सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़। अब यहाँ पे भी टेम्परेचर के सारे यूनिट्स गिवन हैं, ठीक है। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, केल्विन। देन हमारे पास क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज़। अब लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है, कैंडेला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब बड़े मज़े का क्वेश्चन आया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का अगर आपको यूनिट्स पता है, ठीक है, यूनिट, ठीक है, देन आप इसका जो है वो डायमेंशन निकाल सकते हो। कैसे, अब वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड कैसे होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होती है, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होती है। अब डिस्टेंस का आपको यूनिट पता है, मीटर होता है, ठीक है। टाइम का आपको पता है यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। अब डायमेंशन कैसे बनेगी, मीटर को हम डायमेंशन एनालिसिस में हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेंथ, मीटर हमारे पास क्या है, लेंथ, लेंथ को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड टाइम है, टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो पर सेकंड ऊपर जाके क्या आ जाएगा, इसके ऊपर -1। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन इज़। अब एक्सीलरेशन का फार्मूला भी हम डायमेंशन ऐसे ही निकालेंगे। एक्सीलरेशन का हमारे पास वेलोसिटी होता है डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या था, मीटर पर सेकंड था, ठीक है। और टाइम फिर हमारे पास क्या आ गया, सेकंड। मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे, ये सेकंड नीचे जाके सेकंड के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होके इसकी पावर में क्या आ गया, 2। अब मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एक्सीलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या आया, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देन हमारे पास मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आया। अब डायमेंशन कैसे निकलेगी, अब मीटर को हमने क्या बोला था, डायमेंशनल एनालिसिस में मीटर हमारे पास क्या होता है, लेंथ। और लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, ठीक है। सेकंड, सेकंड को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम से, टाइम कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी। और ये सेकंड हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके नेगेटिव। द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का आपको पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब इसमें क्या है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हमारे पास इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसकी डायरेक्शन भी होती है। फोर्स भी हमारे पास क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। हमारे पास जो डिस्टेंस है उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। देन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें जो आता है वो एक्सीलरेशन आता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मास भी हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इनमें हमारे पास क्या है, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 इंच इज़ इक्वल टू। अब 1 इंच जो है वो किसके इक्वल होता है, 2.54 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। अब ये बड़े मज़े का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे जो है ना, शैतान बच्चे, ठीक है, मैं शैतान बच्चों की बात कर रही हूँ, सारे बच्चों की बात नहीं कर रही, चुड़ैलों भूतनियों की बात कर रही हूँ। अब वो क्या करते हैं, लाइट ईयर को देख के ना, लाइट ईयर, अब ईयर हमारे पास क्या है, टाइम में आता है, ठीक है। ईयर किस में आता है, टाइम में आता है, और वो बगैर सोचे समझे लगा देंगे जी टाइम। मैम हमने तो टाइम लगा के आ गए हैं लाइट ईयर का यूनिट, और जब बाद में मैं टांगे तोड़ूंगी ना, फिर आप लोगों को सेट करूंगी मैं। लाइट ईयर जो है आपने याद रखना है, लाइट ईयर यूनिट होता है डिस्टेंस का, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होता। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये हर दफ़ा आता है AFNS में, ठीक है, हर दफ़ा AFNS में ये आता है, तो इसको याद रखना है। अगर कोई ये MCQs गलत करके आया फिर मैं पूछूंगी आप सबसे। द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0054 इज़। अब आप लोग याद रखो कि जब भी हमारे पास लेफ़्ट साइड की बात होगी, ज़ीरो ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे जब भी ज़ीरो होंगे हमारे पास वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ठीक है। जो हमारे पास राइट साइड पे अगर 5400 होता है ना, ठीक है, अगर राइट साइड पे हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 और 2, 5 और 4 है जस्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड। अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मेंटेन करता है स्टेट ऑफ मोशन को। अगर वो रेस्ट है तो वो रेस्ट में ही रहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है, जब तक कि कोई फोर्स जो है वो अप्लाई ना की जाए। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास किसकी डेफिनेशन देता है, फोर्स की। अब यहाँ पे आपको जो है वो इसी तरह के MCQs आ सकते हैं। अगर इस दफ़ा हमारे पास ये वाला MCQs आया है तो अब जो अपकमिंग आएगा वो मे भी आपको जो है वो मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी और आपको बोला जाए कि फोर्स क्या होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड इसमें आ सकता है। देन हमारे पास क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज़। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। एक्शन फोर्स जो है वो रिएक्शन फोर्स के इक्वल और अपोजिट होगी, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसकी आपने जो है वो एग्जांपल्स भी याद रखनी है, रिकॉइलिंग ऑफ गन वगैरह, ठीक है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। देन हमारे पास है मोमेंटम इज़ डिफाइन एज। अब मोमेंटम जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मोमेंटम का जो है आपको पूछा गया है डेफिनेशन, नेक्स्ट में भी आपको दे रहे मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से ही आपके पास MCQs आते हैं। अगर एग्जामिनर ने एक टॉपिक से एक MCQs दिया है, देन उसी टॉपिक में से सेम अगर ना भी दे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड ही कोई दे सकता है। देन आता है ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब देखें यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम देखें पूछ लिया। अब ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। अब ये बड़े मज़े का क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास फोर्स के इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या है, इम्पल्स के इक्वल है।
जब हमारे पास रेट आ गया ना चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स के इक्वल होगी। ठीक है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग आता है, बट आप लोगों ने जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब भी हमारे पास रेट का वर्ड यूज़ होगा चेंज इन मोमेंटम में, ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, फोर्स के इक्वल आएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज़, ये तो बच्चों को भी आता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन आता है हमारे पास द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद। अब वैल्यू ऑफ जी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी, बिकॉज टूवर्ड द अर्थ, ठीक है, ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब एल्टीट्यूड जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अब एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज़ अबाउट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आता है हर दफ़ा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन आपके पास आता है ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज़। अब फोर्स का ऐसे यूनिट क्या है, न्यूटन। आप लोग कुछ याद करो या ना करो, आपने यूनिट्स याद करने हैं, फार्मूलाज याद करने हैं फिजिक्स में। ठीक है, प्रेशर इज़ इक्वल टू, अब प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, इसका यूनिट भी आप लोगों ने याद रख लेना, प्रेशर का हमारे पास यूनिट क्या होता है। ठीक है, पास्कल होता है। देन हमारे पास आता है 1 atm इज़ इक्वल टू, अब 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 101325 पास्कल के। ठीक है, देन आता है हमारे पास ऐसे यूनिट ऑफ वर्क इज़। अब देखें यूनिट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ वर्क इज़ हमारे पास क्या है, जूल। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। वर्क डन इज़ इक्वल टू, अब वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के। अब फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वर्क किसके इक्वल होता है। अब आपको एफ़ की वैल्यू दे दी जाएगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे दी जाएगी, और आपको बोला जाएगा कि वर्क फाइंड करो। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह याद रखना है। सिंपल सिंपल जो है वो न्यूमेरिकल टाइप भी एमसीक्यूज आते हैं, बट सिंपल सिंपल जो कि बाय माइंड हो जाएं। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे कॉपी पेंसिल तो कुछ सेंटर्स में अलो नहीं होती और कुछ में होती है, मे भी वो जिसकी लक चल जाए जिस सेंटर में। ठीक है, तो आपने जो है वो खुद को प्रिपेयर रखना है विदाउट कॉपी पेंसिल। द ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी इज़, अब एनर्जी का ऐसे यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क का भी हमारे पास क्या था, जूल। अब ये एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ विच क्वांटिटीज़ आर सेम। ठीक है, एनर्जी और वर्क का जो है वो क्या है, ऐसा यूनिट सेम है। तो ये आप लोगों ने जो है वो इस तरह चीज़ों को लेके चलना है। देन आपके पास आता है पोटेंशियल एनर्जी इज़। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है पोजीशन की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, मोशन की वजह से। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब आपको बोला जाएगा अगर हम हाइट जो है वो 2 टाइम्स या 8 टाइम्स या फिर 8 टाइम्स अगर हम इंक्रीज़ करें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी। अगर 2 टाइम इंक्रीज़ करेंगे हाइट तो हमारे पास टू टाइम पोटेंशियल एनर्जी डबल होगी। ठीक है, अब अगर हमारे पास 8 टाइम अगर हाइट इंक्रीज़ करे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 8 टाइम इंक्रीज़ करेगी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, अगर हाइट इंक्रीज़ करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी, अगर हाइट डिक्रीज़ करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, डिक्रीज़ करेगी। उसी तरह से आपके पास काइनेटिक एनर्जी का भी बोला जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। अब इसमें आपके पास आता है अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आएगी, डबल आएगी। डबल कैसे, मैं आपको बताती हूँ। डबल आपने जो है वो इसमें वैल्यू पुट करनी है 2v। ठीक है, अब देखें यहाँ पे v की जगह हम क्या लिखेंगे, 2v। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, डबल क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैस 1/2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 2 2 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब 4v का स्क्वायर
m1/2। अब 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है, और 4 जो है वो एक साइड पे आ जाएगा। अब 1/2 mv का स्क्वायर की जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम वेलोसिटी डबल करेंगे तो हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर हम मैस को इंक्रीज़ करेंगे 2 टाइम्स, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 2 टाइम इंक्रीज़ होगी, डबल होगी। अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 4 टाइम्स आएगी। देन हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज़, अब यहाँ पे देखें एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। दिस फार्मूला इज़ फॉर काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब सिंपल आपसे पूछा गया है कि ये किस चीज़ का फार्मूला है, तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। देन आता है ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़। अब पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ये भी आता है, ठीक है, MCQs में। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी आप लोग को जो है वो पता होना चाहिए। पावर इज इक्वल टू, अब पावर जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, वर्क बाय टाइम। जितना वर्क करेंगे जितने टाइम में, वो हमारे पास क्या है, पावर होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं की जा सकती। अब कैसे, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, आपने क्या किया, उसको ऊपर अपवर्ड फेंका, ठीक है। अपवर्ड जब आपने फेंका तो क्या हुआ कि उसमें पहले क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी किस लिए थी, ड्यू टू हाइट, ठीक है। अब उस बॉल ने जो है सम हाइट कवर किया है, तो ड्यू टू पोजीशन, ठीक है, ड्यू टू पोजीशन जो है वो आपके पास क्या आई थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी आएगी, देन आपके पास मोशन भी, तो उसने कुछ मूव भी तो किया होगा ना, मोशन किया है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पहले हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग बॉल जब आप ऊपर मूव करोगे, फेंकोगे, ठीक है, सबसे पहले उसके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। देन वो जब हाइट पे पहुंचेगा तो उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। देन पोटेंशियल एनर्जी जब वो रिटर्न करेगा बैक टू ग्राउंड, देन उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और देन फिर जब हिट करेगा ग्राउंड पे, साउंड एनर्जी और ठीक है, हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह देखें, एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल एडवांटेज इज़ द रेशियो ऑफ। अब मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमारे पास रेशियो होता है लोड बाय एफर्ट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अ सिंपल मशीन ऑलवेज हैज़ एफिशिएंसी। अब सिंपल मशीन की एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% से लेस होती है, ठीक है। क्यों लेस होती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होती है और अदर लॉस होती हैं, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी 100 से लेस होती है। देन आपके पास आता है ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस। अब फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, हर्ट्ज। यहाँ पे क्या था, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस। अब फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पर सेकंड। ये आप लोगों ने याद रखना है। देन हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल होता है किसका, पीरियड का, ठीक है। यहाँ पे आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है, टाइम नहीं दिया गया। आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए पीरियड यहाँ पे दिया गया है, और आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। देखें, आप लोग अगर MCQs में ये देखें, वेवलेंथ भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, एम्पलीट्यूड भी गिवन है। आपने वेवलेंथ भी पढ़ा, वेवलेंथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी जो है रेसिप्रोकल नहीं हो सकता वेवलेंथ का, स्पीड का भी नहीं हो सकता, एम्पलीट्यूड का भी नहीं हो सकता। तो जो बचा है पीरियड, वो है इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो एलिमिनेशन टेक्निक लगा कर भी आप अपने MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट, वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़। अब वेवलेंथ ऑफ अ वेव हमारे पास क्या है, वेवलेंथ हमारे पास जो है वो डिस्टेंस होता है
टू क्रस्ट में, ठीक है। टू क्रस्ट में भी होता है और टू ट्रफ में भी होता है, सही है। देन हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, ठीक है। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट। अब नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस की जब भी बात होगी 331 है, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास 331 है। उसके बाद जो है वो एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर में आपके पास नेक्स्ट आएगा 343, ठीक है। अब हमारे पास डॉपलर इफेक्ट इज़ रिलेटेड टू, अब डॉपलर इफेक्ट हमारे पास किससे रिलेट करता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ड्यू टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन होगी सोर्स और ऑब्जर्वर के इन बिटवीन, ठीक है। सोर्स और ऑब्जर्वर के बिटवीन जो है वो रिलेटिव मोशन होगी। आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर जो है वो क्लोज होंगे तब आपके पास कौन सी शिफ्ट आएगी, ठीक है, ब्लू शिफ्ट आएगी या रेड शिफ्ट आएगी। अगर आपके पास सोर्स और ऑब्जर्वर मूव अवे करें, ठीक है, आप आपस से दूर जाते जाएं, ठीक है, तो आपके पास जो है वो कौन सी शिफ्ट होगी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज करेगी, ये सब आपने जो है वो देखना है। देन आता है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। अब लाउडनेस ऑफ साउंड जो है, जितनी भी लाउडनेस होगी वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी उतनी ज़्यादा जो है वो लाउडनेस होगी। देन आता है द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स इज कॉल्ड। अब बेंडिंग ऑफ लाइट जो है हमारे पास क्या होती है, डाइफ्रैक्शन, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू कलर। अब लाइट इनटू कलर सेपरेशन, जब भी सेपरेशन का वर्ड आएगा तो हमारे पास क्या है, डिस्पर्जन, ठीक है। सेपरेशन में हमारे पास क्या आता है, डिस्पर्जन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ कलर इन विजिबल स्पेक्ट्रम इज। अब नंबर ऑफ कलर जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में कितने हैं, 7, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये आप लोगों ने जो है वो याद रखने हैं। ये जो है वो शॉर्टकट जो है वो इसका निमोनिक है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब द कलर विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमारे पास किसकी है, रेड की। अब आपने वेवलेंथ के साथ साथ आपने एनर्जी का भी याद रखना है, ठीक है। कौन से कलर की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, एनर्जी का भी आपने जो है वो देखना है। पोलराइजेशन अकर्स इन। अब पोलराइजेशन जो है हमारे पास आंखें बंद करके आपने जो है वो ट्रांसवर्स वेव लगा देना है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव पोलराइज कर सकते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास क्या है, पोलराइज नहीं हो सकती। देन हमारे पास क्या है, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेंज फ्रॉम। अब विजिबल लाइट रेंज हमारे पास किसके इक्वल होती है, 400 टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसी तरह से आपने वेवलेंथ रेंजेस ऑफ अदर लाइट्स भी आपने जो है वो देखनी है, ठीक है। अगर आपके पास वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट आया है देन इन अपकमिंग आपके पास वो इसकी जगह पे कुछ और भी दे सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद आता है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज़ द लॉ ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसी तरह आपके पास जो है वो सेकंड लॉ किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास सेकंड लॉ डील्स विद इंट्रोपी, ठीक है। देन आपके पास आता है द यूनिट ऑफ इंट्रोपीज। अब यूनिट ऑफ इंट्रोपी हमारे पास क्या है, जॉल पर केल्विन। नेक्स्ट हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज़ फ्रॉम। अब डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, अब ये नेचुरल प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, नेचुरल फिनोमेना में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास हॉट बॉडी होती है उससे जो है वो हीट फ्लो होना शुरू होती है कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है।
जबकि अगर हमने कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफ़र करनी है तो हमें सम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास ये कहता है। अब एब्सोल्युटली ज़ीरो इज़ इक्वल टू, अब एब्सोल्युटली ज़ीरो हमारे पास क्या है, -273, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, और ज़ीरो केल्विन। अब केल्विन में भी आपने याद रखना है, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज़, अब एब्सोल्यूट ज़ीरो पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, हीट इंजन वर्क्स ऑन, अब हीट इंजन जो है वो वर्क करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन डिपेंड्स ऑन, अब एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन हमारे पास सोर्स और सिंक पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस पे भी नहीं हो सकता, वॉल्यूम चेंज पे भी नहीं हो सकता, एंट्रोपी पे भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज़, अब आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास आइसो मीन सेम एंड कोरिक मीन वॉल्यूम, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। अब वर्क डन जो है हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास वर्क डन क्या है, ज़ीरो होती है। देन हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट चेंज नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है वो डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हमारे पास हीट एक्सचेंज जो है इस सिस्टम में नहीं होती। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस, अब ज़ीरोथ लॉ हमारे पास क्या डिफाइन करता है, टेम्परेचर को डिफाइन करता है। देन हमारे पास आता है, द ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज़, अब हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, जॉल पर केल्विन, ठीक है, जॉल पर केल्विन के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़, अब इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या है, कूलम, ठीक है। ओहम किसका है, रेजिस्टेंस का, एम्पेयर किसका है, करंट का, वोल्ट किसका है, वोल्टेज का। अब द फंडामेंटल चार्ज इज़, अब फंडामेंटल चार्ज हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम के, ठीक है। अब द ऐसे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज़, अब कैपेसिटेंस का ऐसे यूनिट हमारे पास क्या होता है, फेरेड, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। कैपेसिटर स्टोर्स, कैपेसिटर हमारे पास क्या स्टोर करता है, चार्ज, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 CV का स्क्वायर। सिंपल, आप लोगों को जो है वो फुल डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो लास्ट स्टेप फाइनल जो है वो फार्मूलाज याद रखें, ठीक है, यूनिट्स वगैरह, और मेन जो है वो उसका कॉन्सेप्ट वगैरह याद रखें। डाई इलेक्ट्रिक इंक्रीज, अब डाई इलेक्ट्रिक इंक्रीज होगी कैपेसिटेंस में, ठीक है। अब द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। इसका फार्मूला भी आ सकता है, ठीक है, आप लोगों ने देख लेना वो भी। कूलम्स लॉ इज़, अब कूलम्स लॉ हमारे पास किसके इक्वल होता है, F इज़ इक्वल टू K1Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कूलम्स लॉ गिव्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, ये आपके पास जो है वो एक्सप्लेनेशन है इसकी। नेक्स्ट आता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट चार्ज इज़, अब चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। एम मीटर किसके लिए है, करंट के लिए। वोल्ट मीटर किसके लिए है, वोल्टेज के लिए। गैल्वेनोमीटर किसके लिए है, करंट, उसके लिए, वोल्टेज के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस वोल्टेज के लिए। अब द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये आप लोगों को आप लोगों ने यूनिट्स पे ज़्यादा जो है वो फोकस करना है। नेक्स्ट आता है 1 कूलम इक्वल्स, अब 1 कूलम हमारे पास किसके इक्वल होता है, 6, चार्ज इस पे हमारे पास किसके इक्वल होता है, 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हमारे पास क्या होता है, वोल्ट।
ओहम हमारे पास रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। एम्पेयर हमारे पास करंट का होता है। कूलम हमारे पास चार्ज का होता है। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट। अब ओहम्स लॉ हमारे पास क्या स्टेट करता है कि हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब द ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अब ओहम लॉ में आपके पास जो है वो ओहमिक और नॉन ओहमिक का भी पूछता है, ठीक है। ओहमिक सब्सटेंसेस कौन सी हैं, नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस कौन से हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आप लोगों ने देखनी है नॉन ओहमिक वगैरह की। द ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अब ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, ओहम। देन हमारे पास आता है रेजिस्टेंस इज़ गिवन बाय। अब देखें आपके पास रेजिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होती है, वी इज़ इक्वल टू आई आ रहा है ना, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को निकालना है तो आई हमारे पास इस साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड भी आ सकता है। आपको वोल्टेज दिया गया होगा, करंट दिया गया होगा और आपको बोला जाएगा कि आप जो है वो रेजिस्टेंस इसमें क्या होगी, ठीक है। देन आता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब यहाँ पे आपको जो है वो डिपेंडेंस भी पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब आर इज़ इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। अब रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्स है, ठीक है। देन हमारे पास क्या आता है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या है, ओहम मीटर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज़ गिवन बाय। अब इलेक्ट्रिक पावर जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, P इज़ इक्वल टू वी आई के, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स वोल्टेज टाइम्स करंट। 1 kWh। अब 1 kWh का नहीं पूछा हुआ, 1 kW का पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। 1 kW का पूछा हुआ है तो 1000 वाट के इक्वल होता है। 1 किलो किसके इक्वल, 1 किलो की प्रीफिक्स किसके इक्वल होती है, 10⁻³ के, ठीक है। 1 किलो इज इक्वल टू 10⁻³ के इक्वल होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1000 वाट। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ मेजर्ड इन। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मेजर्ड होती है kWh में, ठीक है। कॉमनली जो है वो kWh में मेजर होती है, बाकी जॉल में भी होती है, वाट में भी होती है, ठीक है। तो आपने जो है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो लगाना होता है। अब फ्यूज़ इज़ यूज्ड टू। अब फ्यूज़ जो है वो यूज़ होता है प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट को, ठीक है, फ्रॉम एक्सेसिव करंट। लाइक फ्यूज़ जो है वो जब भी अगर फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ब्रेक कर देता है सर्किट को जब करंट जो है करंट लेवल एक्सीड कर जाता है। इन सीरीज़ कनेक्शन द टोटल रेजिस्टेंस इज। अब सीरीज़ कनेक्शन में हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन। अब हमारे पास क्या है, द ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ऐसे यूनिट हमारे पास क्या है, टेस्ला, ठीक है। अब द डिवाइस डेट कन्वर्ट AC इंटू DC इज। अब AC को जब DC में कन्वर्ट करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, रेक्टिफायर, ठीक है। देन आता है हमारे पास लेंज़ेस लॉ डिटरमाइंस। अब लेंज़ेस लॉ हमारे पास क्या करता है, इंड्यूस्ड करंट को जो है वो उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। देन हमारे पास आता है यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। अब यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन।
अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मेजर करते हैं वेबर में, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन। अब एडी करंट जो है वो किस चीज़ में प्रोड्यूस होता है, इंसुलेटर में होता है, कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में होता है, वैक्यूम में होता है, या नॉन मेटल्स में होता है। तो इसका हमारे पास आंसर है कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज़ करती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ करती है, ठीक है, करंट इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन इज़ रिलेटेड टू। अब फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 टेस्ला इक्वल्स टू। अब 1 टेस्ला हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। ये आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए। देन हमारे पास आता है द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब फोर्स जो है टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर के दरमियान कौन सी होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। अब रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, हेनरी बेकरल ने। इसी तरह आपको साइंटिस्ट के नाम न्यूक्लियर एंड मॉडर्न फिजिक्स में आपको जो है वो आने चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास आता है अल्फ़ा पार्टिकल्स आर। अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास कौन से होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। देन हमारे पास है बीटा पार्टिकल्स आर। बीटा पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गैमा रेज आर। गैमा रेज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इसी तरह अल्फ़ा बीटा गैमा की आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह एंड पूतनिया चुड़ैल लो, थोड़ा सा पढ़ लो। अब हमारे पास क्या है, द ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ऐसे यूनिट हमारे पास क्या है, टेस्ला, ठीक है। अब द डिवाइस डेट कन्वर्ट AC इंटू DC इज़। अब AC को जब DC में कन्वर्ट करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, रेक्टिफायर, ठीक है। देन आता है हमारे पास लेंज़िस लॉ डिटरमाइंस। अब लेंज़िस लॉ हमारे पास क्या करता है, इंड्यूस्ड करंट को जो है वो उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। देन हमारे पास आता है यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। अब यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ मेजर्ड इन। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मेजर करते हैं वेबर में, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट है एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन। अब एडी करंट जो है वो किस चीज़ में प्रोड्यूस होता है, इंसुलेटर में होता है, कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में होता है, वैक्यूम में होता है, या नॉन मेटल्स में होता है। तो इसका हमारे पास आंसर है कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज़ करती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ करती है, ठीक है, करंट इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन इज़ रिलेटेड टू। अब फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे जो है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 टेस्ला इक्वल्स टू। अब 1 टेस्ला हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। ये आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए। देन हमारे पास आता है द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब फोर्स जो है टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर के दरमियान कौन सी होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। अब रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, हेनरी बेकरल ने। इसी तरह आपको साइंटिस्ट के नाम न्यूक्लियर एंड मॉडर्न फिजिक्स में आपको जो है वो आने चाहिए, ठीक है।
दैन हमारे पास आता है अल्फ़ा पार्टिकल्स आर। अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारे पास कौन से होते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। देन हमारे पास है बीटा पार्टिकल्स आर। बीटा पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गैमा रेज आर। गैमा रेज हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इसी तरह अल्फ़ा बीटा गैमा की आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह एंड पूतनियों चुड़ैल लो, थोड़ा सा पढ़ लो।